हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द न्यूक्लियर आईएएस। और आज के इस सेशन के अंदर जैसा कि हमने पहले प्रॉमिस किया था, हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और हम इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से एकदम 100% कंप्लीट करेंगे। अब ये मेरा कंप्लीशन का जो प्रोग्राम है वो अगले 7 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। आज का जो वीडियो है वो थोड़ी सी शॉर्टन होगी, लेकिन बाकी की आने वाली जो वीडियोस हैं वो शायद 2-2 घंटे की आपकी जा सकती हैं। तो आप तो एक डेली सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए और वहाँ पे 2 घंटे के अंदर अपनी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लीजिए। एंड मार्क माई वर्ड्स कि जब आप पेपर के अंदर कोई भी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे देन इट वुड बी प्रीटी ईजी फॉर यू एंड आई एम 100% श्योर एंड आई कैन गिव यू द गारंटी ऑफ दिस कि जो भी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 100% वो इन नोट्स से ही होगा, इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये मैं 100% फुल फेथ के साथ फुल गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है बेशक। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, दैट्स वाई मैं आपका ये इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ कि जो मैं करवाऊंगा उसमें से आएगा ही आएगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी इंडियन ज्योग्राफी की। और हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सोर्सेज भी बता देता हूँ। सोर्सेज मैंने कौन कौन से प्रेफर किए हैं। देखिए, अगर आप मेरी सोर्स को प्रेफर कर रहे हैं तो आपको कुछ भी और दूसरी चीज़ प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एनसीईआरटी, ना ही जीसी लियोंग, कुछ भी नहीं। हर चीज़ का सोर्स आपको इसके अंदर मिक्सअप होकर दिखाई देगा, लेकिन बहुत ऑर्गेनिकली। चीज़ें रिपीटेड नहीं होंगी, आपको एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है बिना किसी चीज़ को छोड़े हुए कि ये तो वेस्ट है। नहीं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन माई नोट्स, ठीक है। और बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, लॉजिकल तरीके से देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें याद होती हुई जाएंगी। और बड़े ही मैजिकली अगले 1 हफ्ते के अंदर सुबह 8 बजे से पहले आप लोग अपना इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके होंगे। इसी तरह अगर बाकी के अगर कोई जो हार्ड टॉपिक्स हैं तो मैं उनको भी यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया की लोकेशन के बारे में चैप्टर आता है ज्योग्राफी के अंदर। सबसे पहला चैप्टर होता है अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी के मैप आपको दिखाई देंगे, एनसीईआरटी के फैक्ट दिखाई देंगे, बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर एनसीईआरटी के फैक्ट गलत है, लेकिन हमें उन्हीं को मानना है क्योंकि वो एनसीईआरटी में है। दैट्स इट। सबसे पहले इंडिया की लोकेशन देख लेते हैं भाई। इंडिया की लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो पूरे अर्थ के, अगर हम ये अर्थ माने तो अर्थ के नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है और अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो कहीं यहाँ पर आपको इंडिया दिखाई देगा। तो इस वजह से अगर हम इंडिया के लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें, दीज आर द लॉन्गिट्यूड, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंडिया का वेस्टर्न साइड है आपका 68 डिग्री 7 मिनट का लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा 97.25 है ना, मतलब मान लो, समझ लो इसको। तो 68 और 97 ये दोनों के दोनों के किस तरह के लॉन्गिट्यूड हैं, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हैं। ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, अच्छे से ध्यान रखना। तो 68.7 और 97.25 दोनों के दोनों याद रखने हैं आप लोगों को। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया की ईस्ट और वेस्ट के बीच का डिफरेंस देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा 2933 किलोमीटर का डिफरेंस, 2933 का डिफरेंस। 33 के अंदर तो भाई सी सेट पास हो जाता है ना। कई लोगों के 29 मार्क्स भी आते हैं। तो 2933 किलोमीटर का आपका ईस्ट टू वेस्ट का इंडिया का स्ट्रेच हो जाता है। अब नॉर्थ टू साउथ देख लेते हैं। इनको देखते हैं हम लैटिट्यूड से। ये लैटिट्यूड होती है जो पड़ी हुई रेखाएं होती है। लैटिट्यूड के अंदर इंडिया का जो नदर्न लैटिट्यूड है वो आपका टच कर रहा है 37.6 के ऊपर। कितना? 37.6 के ऊपर। और यहाँ पर बिल्कुल साउथ के अंदर है 8.4 का, ठीक है, 8.4 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड। ये भी नदर्न लैटिट्यूड है और ये भी आपका नदर्न लैटिट्यूड है। अब जब नॉर्थ टू साउथ के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो वो है 3214 किलोमीटर का। कई बार ये वन लाइनर फैक्ट यू स्टेट पीसीएस वगैरह में आ जाते हैं। तो क्योंकि अब आप इस सेशन को कर रहे हो, इस कोर्स को कर रहे हो, तो यहाँ से आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है कि चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका हरियाणा सिविल सर्विस हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, या चाहे वो यूपीएससी हो या कोई वनडे एग्जाम हो, ज्योग्राफी के अंदर टू बी प्रिसाइज इन द इंडियन ज्योग्राफी, इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत नहीं है का मतलब क्या है? इससे बाहर आएगा ही नहीं, पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो, अब ये है 3214 किलोमीटर, इसे भी हम लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ओके सर, अब चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अगर हम अपना नॉर्थ वेस्ट, अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को देखें तो हमें नॉर्मली कितना रेंज दिखाई देता है यहाँ पे? 30 डिग्री का यहाँ पर हमें दिखाई देता है इस तरह से ईस्ट वेस्ट, और 30 डिग्री का ही हमें लगभग नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट हमें दिखाई देता है। तो 30 याद करना बड़ा ही आसान है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा 30 डिग्री का। और आगे देखते हैं सर, इंडिया के फिर कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया का साउथ ईस्टर्न पॉइंट, साउथ ईस्टर्न अगर हम बात करें तो साउथ ये है, ईस्टर्न ये है ना, ये वाला रीजन। तो यहाँ पर आपका आता है अंडमान एंड निकोबार, बहुत बढ़िया। इंडिया का साउथ वेस्टर्न पॉइंट के अंदर आता है आपका लक्षद्वीप। तो यहाँ देखिए, ये आपका साउथ और इस तरफ आ जाता है वेस्ट। सो साउथ वेस्ट के अंदर आ गया आपका लक्षद्वीप। और इंडिया का एक सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वो यहाँ पे था इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये सुनामी आई थी, TSUNAMI जापानीज वर्ड है सुनामी, 2004 के अंदर। तो वहाँ सुनामी के अंदर ये डूब गया था। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में होता था उस समय पे। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है ना, सो ये ग्रेट निकोबार के अंदर होता था। इसे भी आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब
हमारी एनसीईआरटी में आगे बता रखा है कि जो ये आपके लैटिट्यूड है, इन लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना आता है। इन लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस आता है 111 किलोमीटर। अब नॉर्मली ये 111 किलोमीटर क्या सभी लैटिट्यूड में सेम रहता है? कायदे से सभी लैटिट्यूड्स के बीच में सेम होना चाहिए था, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जैसे अगर हम इसे अगर अपनी अर्थ मान के देखिए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हर जगह 111 किलोमीटर होता, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ थोड़ी सी चपटी है, मतलब चपटी इन द सेंस पिच की हुई है ना। तो ऐसा इस वजह से आपको एकदम परफेक्टली 111 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है। ठीक, अब इंडिया के बारे में और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ये पता है आपको, इंडिया के बीच में से एक रेखा जाती है, ये रही, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 23.30, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूँ 23 डिग्री और 30, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के 8 स्टेट्स के थ्रू पास होती हुई जाती है। आगे लिख रखा है नोट्स के अंदर, डोंट वरी। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे पूरा जो नीचे वाला एरिया है, ये पूरे का पूरा आपका काउंट आता है ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, क्योंकि 2 ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया कैसा होता है सर? ट्रॉपिकल एरिया। अब इस ट्रॉपिक से ऊपर वाला एरिया, ये कौन सा एरिया कहलाया जाता है? ये कहलाया जाता है सब ट्रॉपिकल एरिया। इंडिया सब ट्रॉपिकल एरिया में भी लाया करती है, और सब ट्रॉपिकल को एक और नाम से बोला जाता है वार्म टेम्परेट। अच्छे से याद रखना इसको, सब ट्रॉपिकल या फिर वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, ठीक है, वार्म टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया का जो नदर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट में है, सदर्न पार्ट है वो पूरे का पूरा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों ने इसे देख लिया। अब हम इसमें से पास होने वाली ये टॉपिक ऑफ कैंसर की 8 स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो 8 स्टेट्स आप ज्योग्राफी की नेमोनिक्स वाली वीडियो देख लीजिए, लेकिन सिंपल वहां से भी आपको मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, यूपी इन कोमा। ठीक है, यूपी इन कोमा तो आपका IST का था, मेरिडियन का था। एनीवे इन 8 स्टेट्स का है। वेस्ट में गुजरात राजस्थान है ना, था आपका वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, ये था जी, है ना। वेस्ट से आएगा वेस्ट बंगाल, M से आएगा मध्य प्रदेश, और गुजरात राजस्थान, फिर एक और M है यहाँ पर, इस M का मतलब आता है मिजोराम। ठीक है, झारखंड चाहिए छत्तीसगढ़, था त्रिपुरा। तो दीज आर दी 8 स्टेट्स जिसके अंदर से टॉपिक ऑफ कैंसर चलता हुआ पास होता है। अब इंडिया के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पे आपको मैप भी दिखाई दे जाएगा, हालांकि ये वाला मैप क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बाद वाले सारे मैप बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के अंदर है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। पूरे विश्व के मुकाबले में हमारे पास 2.4% ऑफ लैंड है, और हम विश्व की 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। जब हम छोटी कक्षा के अंदर होते हैं तब हमें ये सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे भूल जाते हैं। अब इंडिया 7वां अजूबा है, ये तो हमको याद रहता है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे अजूबे को हम बीच में भूलते हुए चले जाते हैं। खैर, आपको याद रखना अच्छे से। टॉप के ऊपर आता है रशिया, सबसे बड़ी कंट्री है। सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे USA, फिर USA के बाद चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंडिया। इस तरह से इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे आता है लैंड एरिया के मामले में, लार्जेस्ट कंट्री के मामले में। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है जी? 15,200 किलोमीटर की है। इंडिया की कोस्टल बाउंड्री ये 6,100 किलोमीटर की है। यार आधी 7.5 होती तो बढ़िया होती ना, पर ये आधे से भी कम है लैंड बाउंड्री से भी। कोस्ट लाइन जो मेन लैंड की बाउंड्री है, मेन लैंड कौन सा है जी? मेन लैंड जैसे अपना ये है ना, जो ये वाला, ये पूरा मेन लैंड कोस्टल एरिया है। ठीक है, और बाकी है आइलैंड्स। इन आइलैंड्स के भी चारों तरफ काउंट करेंगे तो मिलेगा 7,516 या फिर 7,517, जैसा आप चाहें वैसा मान सकते हैं। 7,517 इज टू बी मोर प्रिसाइज। अब रिसेंटली इंडिया ईयरबुक के अंदर इसी जो टोटल आइलैंड इंक्लूडिंग योर मेन लैंड, इस बाउंड्री को, कोस्टल बाउंड्री को चेंज करके कितना बनाया गया है? 11,098.81 किलोमीटर। दैट इज द 48% इंक्रीज। तो मतलब कि हमारे जो आइलैंड हैं वो और ज़्यादा लंबे चौड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, खा पी के बड़े हो रहे हैं सारे के सारे। तो याद रखना भाई, इंडिया की लोकेशन ओहो ज़बरदस्त है जी, स्ट्रैटेजिक है। कैसे? हम ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में आते हैं। अगर आपको यूरोप से जाना है आपके वेस्ट या ईस्ट एशिया के अंदर कहीं पर भी, तो इंडिया के थ्रू होके जाना पड़ेगा। इंडिया की जो बाउंड्री है वो 12 नॉटिकल माइल तक जाती है। 12 नॉटिकल माइल मतलब ये जो हमारा जो ज़मीन है, मेनलैंड है, इससे 12 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर कहे जाते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 21.9 किलोमीटर। ठीक है, डेक्कन का पेनिनसुला है वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और सब के साथ में कनेक्शन करने में बहुत बेहतरीन रहता है। अब यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुएज कनाल वाज ओपनड इन 1869, जिसने इंडिया का यूरोप के साथ 7,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो कम कर दिया था। क्योंकि पहले जो है इंडिया को ऐसे घूम कर अफ्रीका के जाना पड़ता था, लेकिन अब सुएज कनाल की वजह से यहाँ से सीधे चले जाते हैं, तो लगभग 7,000 किलोमीटर का बचाव हुआ है। और ये कब शुरू हुई
हुई थी स्वेज कनाल 1869 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है भाई। अब थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर याद करते हैं चीज़ों को। इंडिया में क्या क्या दिखाई देंगी? इंडिया के अंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन पे गिरना नहीं है किसी को। ऊपर से हिंदू कुश और सुलेमान की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ याद हो जाएंगी आपको। इंडिया जो है वो 22 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड के बाद में टेपर करता है। कितना बढ़िया फैक्ट है ना। अब सोच के देखो, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है और ये पेपर में आ जाए, दिमाग खराब हो जाए बच्चों का। मान लो 22 की बजाय वो यहाँ पे कर दे 32 डिग्री, यहाँ पे कर दे 25 डिग्री, दिमाग खराब लोगों का कि यार पता नहीं क्या होगा। 22 डिग्री और एकदम प्योर एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। 22 डिग्री का मतलब आप देखिएगा यहाँ पर आपको 24 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 20 है और यहाँ पर 22 है। 22 डिग्री लैटिट्यूड के बाद में इंडिया जो है यहाँ पे टेपर करना शुरू कर जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इस तरफ आने वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी किस तरफ जाती हैं? सारी की सारी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं और एकदम मतलब ग्रेडियंट थोड़ा बढ़िया सा चमचमाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही बात आपको याद करनी है। इंडियन ओशन की तरफ में यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 22 डिग्री के बाद में जो इंडियन ओशन की तरफ में इंडिया का लैंड टिल्ट हो जाता है। मेजर रिवर बहुत आसान है, सबको पता ही है। हमारे यहाँ पे पहाड़ियों पे बहुत बढ़िया बढ़िया जंगल भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डेजर्ट भी है हमारे पास, थार डेजर्ट। ठीक है, मरुस्थली जिसे बोलते हैं। टाइम डिफरेंस, अब आपको पता होना चाहिए, जब हम अपनी फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं तो उसके अंदर अगर हम पूरे विश्व को 360 डिग्री माने और पूरा विश्व 24 घंटे में रोटेट कर जाता है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 15, मतलब कि हर 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री को रोटेट करता है। ठीक है, और अगर 1 मिनट के बारे में बात करें तो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के अंदर रोटेट करती है पृथ्वी। तो वहाँ से आपको टाइम निकालना आता होगा। तो यहाँ पर इसी टाइम के बारे में हम बात करेंगे। इंडिया के अंदर जो टाइम लैग है, अगर हम ईस्ट वेस्ट के बारे में देखें, कंप्लीटली ईस्ट यहाँ वाला और यहाँ वाला, तो इसके अंदर आपको लगभग 2 घंटे का टाइम गैप आपको देखने को मिलेगा। इंडिया ने जो टाइम निकालने के लिए अपनी मेरिडियन है वो कौन सी चूज कर रखी है? 82.5 डिग्री। ये रही भाई 82.5 डिग्री। इसको याद करने का तरीका है, वैसे तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होती हुई गुजरती है, पर इसको याद करने का तरीका है यूपी इन कोमा। तो यूपी इन कोमा, ठीक है, याद करना बिल्कुल आसान है। तो यूपी उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ओ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। यूएसए के अंदर 7 टाइम जोन होते हैं, कई जगह पे 9 टाइम जोन भी लिखे हुए हैं। 9 इंटरनेशनली सही है, साथ ही एनसीईआरटी के हिसाब से सही है। आपको कौन सा लिखना है? जो एनसीईआरटी बोले बिल्कुल हाथ जोड़ के स्वीकार करो। ठीक है, हम पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल डिवीजन के अंदर इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बच्चों वाली बातें होती हैं पर कई बार लोग पूछ लेते हैं, है ना। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे वो ये देखने को मिलेगी कि हमारी जो यूटी हैं वो आपको दोनों ही कोस्ट की तरफ देखने को मिलेंगी, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ भी और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ भी। पर एक यूटी है जो आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी। यूटी का नाम है दी पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी का एक पार्ट आता है माहे, वो वेस्टर्न कोस्ट पे है। दूसरा करेकाल, ये ईस्टर्न कोस्ट पे है। तीसरा यनम, यहाँ पे भी। तो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास में है पुदुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी, और ये यूनियन टेरिटरी 3 एरियाज के अंदर है। तो यार मुझे तो कभी कभी ये होता है कि इनके नाम अलग अलग चेंज क्यों नहीं कर देते। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ के एसडीएम साहब को यहाँ पे जाना पड़ गया तो मतलब कैसा ही काम हो जाएगा। तो कमाल की बात नहीं है ये, है ना। तो करना चाहिए भारत सरकार को ऐसा थोड़ा सा। एनीवे, अब हम स्टेट्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे जो बड़ा स्टेट है वो आपका आपण और राजस्थान। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है राजस्थान का, जाओगे गुम हो जाओगे। सबसे छोटा एरिया गोवा, स्कूटी लेके घूमोगे घूम लोगे। राजस्थान को स्कूटी लेके नहीं घूम सकते, है ना। तो ये सिंपल बात है याद करने की। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर समुद्री पानी की रेखा नहीं लगती है। कौन कौन से हैं जी? छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़ भी किसी के नहीं लगता, वरना नक्सलाइट्स वहाँ पे भी पहुंच जाते। हरियाणा का नहीं लगता भाई, ठीक है, झारखंड भी नहीं लगता, मध्य प्रदेश भी नहीं लगता और तेलंगाना भी नहीं लगता। तेलंगाना लैंडलॉक कंट्री, वो है कंट्री बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका तेलंगाना, अरे ये रहा देखो, है ना तेलंगाना, ये टच नहीं होता। चलो अब आगे देखते हैं स्टेट जिनके कॉमन फ्रंटियर्स हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर थोड़ी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उसे ठीक कर दिया। पाकिस्तान 3 स्टेट्स के साथ टच होता है और 2 यूनियन टेरिटरीज के साथ में। 3 स्टेट कौन कौन से हैं भाई? एक तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तीनों इस तरफ आते हैं, है ना। और 2 यूटी हैं आपकी, एक जे&के और एक लद्दाख। चाइना 4 स्टेट्स और 1 यूटी के साथ में टच होता है। किस किस के साथ में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और 1 यूटी जो है आपकी लद्दाख, उसके साथ टच होता है। तो उत्तराखंड भी आपको पता है, सिक्किम भी आपको पता है, अरुणाचल भी आपको पता है, लद्दाख भी आपको पता है। फिर म्यांमार जो है, म्यांमार के साथ कौन कौन से इंडिया के स्टेट लगते हैं? अरुणा मामी, याद करना सिंपल है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, सिंपल है। देन बांग्लादेश, व्हाट मैम, बांग्लादेश के अंदर ममता बनर्जी, अब तो खैर ममता बनर्जी हार गई है, पर व्हाट मैम। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल, T फॉर त्रिपुरा, फिर मेघालय, है ना, मेघालय, असम
और फिर मिजोरम। तो इस तरह से आपका वाटरमैम करके आप याद कर सकते हो। देन नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका आपको पता है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से इंडिया से डिवाइडेड है। मालदीव जो है वो 8 डिग्री जो चैनल है उसके बाद में आपका आता है लक्षद्वीप के बाद 8 डिग्री और फिर उसके बाद निकल के आता है मालदीव्स। दीज आर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में थी, याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी एक बार थोड़ा देख लेना कि जो एक स्टैच्यूट माइल है उसके अंदर लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। तो लोग ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं 1.5 किलोमीटर पर 1.6 किलोमीटर हमने ऐसे मान लिया। एक जो नॉटिकल माइल है, नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है। तो आप सोचकर बताइए मुझे कि भाई स्टैच्यूट माइल बड़ा होता है कि नॉटिकल माइल बड़ा होता है। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में डाल दूं, देख लो लोग मतलब पसीने छूट जाएंगे कि भाई स्टैच्यूट माइल की नॉटिकल माइल, है ना। कुछ लोग तुक्के मारेंगे क्या नॉटिकल माइल होगा, कुछ लोग बोलेंगे सर स्टैच्यूट माइल भी बड़ा हो सकता है ना। तो ऐसा करके दे सकते हैं हम। देन नेक्स्ट अब आगे हम चलेंगे इंडियन माउंटेन रेंजेस को पढ़ेंगे। इंडिया की माउंटेन बड़ी मस्त है पढ़नी, लेकिन पहले इंडिया को पढ़ें उससे पहले धरती को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा, है ना। चलो भाई, हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग। क्या हुआ ना, एक्चुअली कल मैंने क्लास ली, रिकॉर्ड किया और फिर बाद में देखा वॉइस ही नहीं थी उसके अंदर, बड़ा खतरनाक काम हो गया था। एनीवे, अभी हम जब पूरे विश्व के बारे में पढ़ें तो उसमें कुछ एरा, कुछ टाइम और कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहले विश्व जो है ऐसा नहीं था जैसे हमें आज दिखाई देता है, वो सारे के सारे देश जो है ना वो आपस में मिले हुए थे लैंड के थ्रू। अब क्या है, उस समय पे टाइमलाइन था, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ उस समय टाइमलाइन और बाकी चीज़ों को देखेंगे। उस समय एरा था प्री कैम्ब्रियन एरा। कब था, नियरली 1.1 बिलियन ईयर एगो पहले, 1.1 बिलियन ईयर एगो पहले का। उस समय पे सारा लैंड मास एक साथ था, सारी जमीन आपस में जुड़ी हुई थी और उस समय था वो सुपर कॉन्टिनेंट और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था जी रोडिनिया। फिर क्या हुआ, फिर ये सुपर कॉन्टिनेंट जो है टूटेगा, देन इट विल ब्रेक डाउन। ये टूटेगा कब भाई, ये टूटेगा लेट पेलियोजोइक के अंदर, लेट पेलियोजोइक एरा। ये लेट पेलियोजोइक एरा कब था जी, ये था 750 मिलियन ईयर एगो पहले। उस समय पे ये जो रोडिना है वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। रोडिना क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है और उसके छोटे छोटे हिस्से बनने शुरू हो जाते हैं। देन फिर एक और बढ़िया मस्त एरा आती है, इसको हम बोलते हैं मीसोजोइक मर्जर, क्योंकि ये याद करने में आसान होती है। मीसोजोइक एरा कब था, ये 750 है, 750 से 350, ठीक है, 350 मिलियन ईयर एगो पहले। यहाँ पे क्या आता है, मर्ज होना शुरू हो जाता है। तो जो लैंडमास था वो जो टूटा था वो यहाँ पे पूरा था लैंडमास, यहाँ पे टूटा था और यहाँ पे फिर से लैंडमास एक साथ आ जाता है और जब ये मर्ज होने के बाद एक सिंगल लैंडमास बनता है तब उसे हम बोलते हैं जी पैंजिया। तो इसे बोलते थे हम पैंजिया, ठीक है। सो मीसोजोइक मर्जर। फिर इससे 100 साल और वो 100 और कम कर दो, तो 100 और कम करेंगे तो मीसोजोइक एरा के बाद आएगा आपका 250 मिलियन ईयर एगो पहले। 250 मिलियन ईयर एगो पहले पेंजिया भी टूट जाता है, तो भाई दिल का टूटना, जमीन का टूटना ये नॉर्मल है और युगों युगों से चलता आ रहा है। तो भाई उस समय पे पेंजिया भी टूट जाता है। फिर पेंजिया टूटने के बाद क्या होता है, आपका जो इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू करता है। कब, नियरली 165 मिलियन ईयर एगो पहले इंडिया स्टार्ट मूविंग टू द नॉर्थ। इंडिया नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे बनना शुरू होता है यहाँ पर द्रास-कोहिस्तान का रीजन। द्रास-कोहिस्तान, ये द्रास-कोहिस्तान का रीजन कैसे बनता है जी। अब आप देखिए, जब इंडिया था तो मान लीजिए ये आपका इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ कौन सी प्लेट थी, ये तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, यहाँ पे थी ओशियानिक प्लेट। इसी तरह ये आपका यूरेशिया है ना, यूरेशिया के अंदर क्या थी, उसकी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और यहाँ पे क्या थी, उसकी ओशियानिक प्लेट, है ना। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट है। अब इन दोनों कॉन्टिनेंट ओशियानिक प्लेट का जब टकराव होगा तो टकराव होने के बाद क्या बनेंगे, अब आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पता होना चाहिए कि भाई आइलैंड आर्क बनेंगी, है ना, क्योंकि दोनों ओशियानिक प्लेट में से ये ज़्यादा भारी है, ये सबडक्ट हो जाएगी और फिर वो गल के ऊपर आएगी और फिर आइलैंड आर्क बना देंगी। तो ये जो द्रास-कोहिस्तान वाला रीजन है ये आइलैंड आर्क है, ये आइलैंड आर्क है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई फिर धीरे धीरे ये जो ओशियानिक प्लेट है ये खत्म हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, फिर सिर्फ इंडिया की ओशियानिक प्लेट बचेगी। फिर किसकी टक्कर होगी, इंडिया की ओशियानिक प्लेट की और यूरेशिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट की। फिर इन दोनों के बीच में जो है तगड़ी भिड़ंत होगी और जब इन दोनों के बीच में भिड़ंत होगी तो ओशियानिक प्लेट नीचे जाएगी और वो फिर एंडीज पर्वतमाला की तरह छोटी छोटी जो है वो चोटियां बनाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, नियरली 65 मिलियन ईयर एगो पहले अब यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी आपकी काराकोरम टेक्टोनिक एक्टिविटी की। काराकोरम
रेंज, काराकोरम रेंज यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये ओशियानिक क्रस्ट भी खत्म हो जाएगी, फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में भिड़ेंगी, और यही है बिगिनिंग आपके हिमालय की। 40 मिलियन ईयर अगो पहले फॉर्मेशन ऑफ हिमालय गेट स्टार्टेड टेकन प्लेस, ये हिमालय का फॉर्मेशन शुरू होता है, और फिर धीरे से एक बार 10 मिलियन ईयर अगो पहले पूरा दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं, और फिर यहाँ पे कोलोजन होता है दोनों का। ठीक है, और अभी भी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली अभी भी ये अपलिफ्टमेंट जारी है, अपलिफ्टमेंट जो है वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस है। दैट्स वाई जो हिमालयन रीजन है वो बहुत ही अनस्टेबल रीजन बोला जाता है, वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत सारी आती हैं। ठीक है, आपको यही चीज़ पूरी यहाँ पे दिखाई देगी, पूरी चीज़ है भाई। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब प्री कैम्ब्रियन एरा के बारे में और ज़्यादा बात करते हैं। प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर जो इंडिया है वो एक जैसा आज हम देख रहे हैं ऐसा नहीं था, 3 लैंडमास थे। पहला लैंडमास अरावली, दूसरा लैंडमास सिंहभूम, और तीसरा लैंडमास धारवाड़। ये तीनों आते हैं आपस में मर्ज होते हैं, इन तीनों को क्या बोलते हैं, प्रोटो कॉन्टिनेंट, और ये तीनों मर्ज होकर हिंदुस्तान बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें जियोसिंक्लाइन के, हमें कैसे पता कि ये है, हाउ वी कैन प्रूव इट, क्योंकि जियोसिंक्लाइन के हमें एविडेंसेस मिले हैं। ये जियोसिंक्लाइन कौन कौन सी हैं जी भाई, जियोसिंक्लाइन किसको बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं जैसे ये कोई भी लैंड मास है, ये कोई भी लैंड का एरिया है ना, और यहाँ पे ओशियन है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है यहाँ पे एक वैली बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट करता है ओशियन भी, यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंटेशन को अपना ये ज़मीन वाला भी, ज़मीन से निकली हुई चीज़ें भी। तो फिर ये जब आपस में जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंट की कोलोजन होता है, तो ये जो सेडिमेंट हैं, जो मरीन सेडिमेंट हैं, ये मरीन सेडिमेंट ऐसे माउंटेन के साथ में ऊपर उठ जाते हैं। तो माउंटेन के ऊपर आपको क्या दिखाई मिलेगा, मरीन सेडिमेंटेशन। तो दीज आर द प्रूफ कि उनके बीच में पहले क्या था, समुद्री पानी होता था और कोलोजन हुआ है, दोनों अलग अलग लैंड मास थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ऐसी आपको जो जियोसिंक्लाइन है कहाँ देखने को मिलेंगी, अरावली वाली रेंज में देखने को मिलेंगी, है ना, विंध्य वाली रेंज में देखने को मिलेंगी, सतपुड़ा वाली रेंज में देखने को आपको मिलेंगी, बिजावर छोटा नागपुर की रेंज में आपको देखने को मिलेंगी, और ईस्टर्न घाट के ऊपर भी आपको इसी तरह के एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। एंड ड्यू टू दिस वी कैन डिक्लेयर कि भाई इंडिया जो है वो मर्ज हुआ। जब इंडिया मर्ज हुआ तो उसके अंदर 3 लिनियामेंट बने। 3 लिनियामेंट क्या होते हैं सर, फॉल्ट बन गया, मतलब क्रैक आ गया उसके अंदर, और उन 3 क्रैक के अंदर से 3 नदियां बहनी शुरू हो गई। एक क्रैक आया था नर्मदा का, दूसरा क्रैक आया था सोन का। अब ये तीनों मिली ना तो एक क्रैक बनी है ना, नर्मदा, सोन, और यहाँ से कौन सी भाई आपकी गोदावरी। ठीक है, इस तरह नर्मदा, सोन और गोदावरी 3 क्रैक के थ्रू बहना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर गोंडवाना फेज आती है जी, ये तो थी आपकी प्री कैम्ब्रियन एरा वाली एज। नेक्स्ट इज योर गोंडवाना एज। गोंडवाना फेज के अंदर क्या होता है, ये जो लिनियामेंट है ये दोबारा से रिएक्टिवेट होते हैं, और इस बार ये रिएक्टिवेट होने के साथ 2 और फॉल्ट बना देते हैं। एक फॉल्ट से महानदी बहना शुरू करती है और दूसरे फॉल्ट से दामोदर नदी। तो यहाँ से आपको याद रखने में हेल्पफुल होगी कि ईस्ट की तरफ में है महानदी, ये ईस्ट है, और वेस्ट की तरफ में है आपका दामोदर। अरे ये सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे ठीक कर लेंगे हम लोग, है ना, गलत लिखा हुआ है। सो महानदी बेसिन जो है वो आपकी वेस्टर्न साइड की तरफ है, और जो दामोदर बेसिन है वो आपका ईस्टर्न साइड की तरफ है। सो सिंपल। ठीक है, इसके अलावा गोंडवाना फेज के अंदर ही आपके वेस्टर्न मार्जिन का भी रीएक्टिवेशन होता है, फॉल्टिंग होती है। वेस्टर्न मार्जिन कैसा, देखिए जो आपको यहाँ पे ये वेस्ट वाला मार्जिन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ऐसे ऊंचा सा ये पर्वत सी बन जाती है, पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये कोई टुकड़ा है ना, इसको यहाँ से तोड़ के थोड़ा नीचे की तरफ कर दें, तो यहाँ से एक ऐसा आपको दिखाई दे जाएगा ना थोड़ा सा। तो इंडिया की वेस्टर्न जो साइड है वो थोड़ी ऐसी ही दिखाई देगी। ठीक है, दैट्स वाई इंडिया की वेस्टर्न साइड की तरफ से बहती हुई नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती और सीधा समंदर के अंदर घुसती हुई चली जाती हैं। ठीक है, और एस्चुरी वगैरह का निर्माण करती हैं। सो ये आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना फेज के अंदर। फिर मीसोजोइक एरा के अंदर हम मेडागास्कर के पास से गुजरे थे, जो मेडागास्कर आइलैंड है अफ्रीका के पास में। लेट क्रेटेशियस एरा के अंदर हमारा जो लैंडमास है वो एक हॉटस्पॉट के पास से गुजरा था, रियूनियन हॉटस्पॉट। अब उससे क्या हुआ, वहाँ से मैग्मा निकला, लावा निकला, है ना, लावा निकला, और उसने पहुँचकर मतलब पूरे के पूरे ऐसे फैलना शुरू कर दिया। ठीक है, पूरे के पूरे एरिया पे फैलना शुरू कर दिया, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, और वहां पर निर्माण होता है हमारे दक्कन पेनिनसुला का, डेक्कन ट्रैप्स का। ठीक है जी, सो कहां पर थे हम थे टर्शियरी पीरियड के ऊपर। टर्शियरी पीरियड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, टर्शियरी पीरियड के अंदर आपके हिमालय का फॉर्मेशन होता है जी। कैसे होता है और ओवरऑल टिल्ट कैसे बनता है इसको देखेंगे। देखिए, आपको पता है द्रास कोहिस्तान वाला रीजन कैसे बना, काराकोरम कैसे बना, और फिर जब दोनों का ओशियन कॉन्टिनेंटल बाउंड्री टकराती हैं
तो ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओलिगोसीन एरा। ओलिगोसीन एरा कब था? 25 से 35 मिलियन साल पहले। फिर आपका मिडल हिमालय का राइज होता है। अभी मिडल हिमालय का राइज कैसे होता है इसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया की जो प्लेट है, ठीक है, और इस तरफ आपकी यूरेशिया की प्लेट है। दोनों प्लेट आपस में आती जा रही हैं और दोनों की दोनों टकराई तो मान लीजिए इसे हम दोनों को टकरा देते हैं, है ना। ये दोनों टकराई और टकराने के बाद यहाँ से ये जो बाउंड्री है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी और इस तरह बन गया हिमालय। लेकिन ये बाउंड्री फिर से पुश कर रही है, तो ये जो दूसरा जो यहाँ पर बनेगा ये क्या होगा? ये प्रेशर के अंदर आ जाएगा और ये डिसकंटिन्यूअस रेंज बन जाएगी। तो ये मिडल हिमालय होगा, लेसर हिमालय, एंड दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस रेंज। आगे चल के हम देखेंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर यहाँ से क्या है, डबल प्रेशर पड़ने की वजह से एक तरफ से इधर बड़ा हिमालय है, बीच में आ गया ये छोटा छोटा जो पर्वत है, और इस तरफ से फिर से प्रेशर आया तो वो छोटे छोटे पर्वत और टूट गए, तो कॉन्टिन्यूअस रेंज नहीं बनी। ये किस एरा में हुआ था? मियोसीन वाले एरा में हुआ था, 1.4 नियरली 14 मिलियन ईयर को पहले। फिर आउटर हिमालय बनते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां, और ये प्लेस्टोसीन एरा के अंदर लगभग 2 मिलियन साल से 20,000 साल पहले शिवालिक की पहाड़ियां बनी थी। कैसे बनी थी आगे हम चलते हुए देखेंगे, तो कोई टेंशन नहीं। अभी के लिए क्या है, ये पूरा इंडिया का निर्माण वगैरह है, ठीक है। फिर वहां से नदियां बहती हैं और फिर प्लेन्स का निर्माण होता है और इस तरह इंडो गैंगेटिक प्लेन बनते हैं। अब हिमालय का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किस तरह आपको दिखाई देगा। हिमालय का स्ट्रक्चर आपको, जैसे अगर ये इंडिया मानकर चलें तो ऐसे है इंडिया का, है ना, स्ट्रक्चर ऐसे करके। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ऐसे करके देखें तो इंडिया की तरफ से, सो दैट इज अ कन्वेक्स, है ना, कन्वेक्स शेप के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये बना कैसे कन्वेक्स शेप है? अब इसी ये इंटरेस्टिंग बात है। कन्वेक्स शेप इस तरह बना जी, ये मान लीजिए यूरेशिया की बाउंड्री है और इधर हम मानते हैं इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। इंडिया चला और इसके साथ टकराया। जैसे ही टकराया तो जैसे आपके कब्जे होते हैं ना, कब्जे इन द सेंस की जो बोल्ट वगैरह होते हैं जो दरवाजों में लगाए जाते हैं, खिड़की खुलने बंद होने में हेल्पफुल होते हैं, तो ये वैसे गया, यहाँ पे गया, टकराया, है ना, मान लीजिए गया, टकराया, और ये टकराने के बाद ये जो है इधर वाला एरिया, कौन से वाला एरिया? ये वाला एरिया इधर फंस गया, ठीक है, ये वाला इधर फंस गया और यहाँ पर बनता है आपका नंगा पर्वत, ठीक है। और फिर ये एरिया ऐसे ठप से करके एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठप से करके यहाँ टकराता है, ठीक है। यहाँ टकराता है तो ये वाला जो लैंड है ये ऐसे उड़ जाता है। तो इस तरह आपको इंडिया का किस तरह रेंज दिखाई देती है, इस तरह की। और फिर ये यहाँ पे एक दूसरा पर्वत बनता है जिसे हम बोलते हैं नामचा बारवा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर ये जो वाला रीजन है ये पीछे की तरफ खिसकेगा, नीचे की तरफ आएगा। जब ये पीछे की तरफ आएगा तो हालांकि यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये पीछे की तरफ आएगा तो उन पहाड़ियों का जो इंक्लिनेशन है वो नीचे की तरफ आ जाता है। छोटे ऊंचे हाइट की आपको पहाड़ियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं इंडिया के वेस्टर्न साइड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर इसी वजह से आपको यहाँ पे इंडिया की जो 22 डिग्री के बाद का जो लैटिट्यूड्स के साउथवर्ड का जितना पोर्शन है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ में आपको गिरा हुआ दिखाई देता है। फिर यहाँ से ये जो रीजन है ये रीजन भी टकराता है और ये बनता है आपका अराकन योम, ठीक है। हमने ये देख लिया वेस्टर्न और ईस्टर्न बैंड और आर्क शेप के अंदर बनता है अराकन योम, ठीक है। अराकन योम कहाँ पे है? ये रहा भाई, अराकन योमा, ठीक है। इसे आप लोग देखिएगा, बहुत बढ़िया है। अब आगे चलते हैं। इंडिया का जियोलॉजिकल डिवीजन, इंडिया के अंदर माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटू है, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नदियों वाले प्लेन नहीं, आपके ओशियन के द्वारा बनाए हुए प्लेन्स भी हैं, दैट आर द कोस्टल प्लेन्स। इसके अलावा हमारा आइलैंड भी है, ठीक। अब हिमालय और बाकी जो हैं उनको हम देखेंगे, तो क्योंकि इसका हम बहुत बार देखेंगे, अभी के लिए इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे, पर पूरी रेंजेस वगैरह को आगे चल के देख लेंगे, ठीक है। अब इंडिया के नदन माउंटेन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नदन माउंटेन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम 3 हिस्सों को देखते हैं, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल। ध्यान से, पूर्वांचल आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय, ट्रांस हिमालय आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय। सिर्फ जो सेंटर का हिमालय है वही हिमालय का पार्ट है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन आएगा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसी तरह है ये नॉर्थ टू साउथ की रेंज के अंदर, ऐसे ही हम इसको बोलेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर हिमालयन रेंज को देखेंगे। हिमालयन रेंज कहाँ पे है? नंगा पर्वत, यहाँ से वेस्टर्न साइड से ईस्ट की तरफ में नामचा बारवा, तो यहाँ पर ये आपका हिमालय हो गया। हिमालय की जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर की है, कई जगह पे 400 किलोमीटर चौड़ा है और कई जगह पे 150 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ साउथ डिवीजन, ईस्ट वेस्ट डिवीजन हम देखेंगे हिमालय का। पूर्वांचल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं और सैंडस्टोन्स के बने हुए हैं, ठीक है। इन्हें हम सैंडस्टोन भी बोलते हैं। चलिए
अब देखते हैं हमारे सबसे पहले पोर्शन ट्रांस हिमालय को। ठीक है, बोर तो नहीं हुए, बड़ी मस्त वाली फोटो है भाई यहाँ पे, ये रही ट्रांस हिमालय पे। ठीक है, ट्रांस हिमालय की 3 आपको रेंजेस यहाँ पे 4 दिखाई दे रही हैं, चारों को देख लेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम इधर देखेंगे ये जो ट्रांस हिमालय का रीजन है, सबसे पहली रेंज, इसको ध्यान कीजिएगा। ये रेंज कौन सी है जी? काराकोरम रेंज है। वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन रिलीफ, बहुत खुरदरी मतलब बहुत ऊंची इस तरह की आपको देखने को मिलेगी ये काराकोरम वाली रेंज। आपको पता है ना काराकोरम वाली रेंज क्यों बनी थी? क्योंकि दोनों ओशियंस के बीच में कोलोजन हुआ था और उसकी वजह से ये आपके दोनों ओशियन की वजह से तो द्रास को स्थान बना था, ये बना था आपकी एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल बाउंड्री के टकराने से, काराकोरम रेंज। यहाँ पे आपको पीक बहुत सारी देखने को मिलेंगी। एक है K2, तो ये रही भाई आपकी K2, ध्यान से। K2 को क्या बोलते हैं हम? गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। दूसरा गशेरब्रुम, ठीक है। तीसरा आपको राकापोशी। राकापोशी हालांकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज अ पार्ट ऑफ योर काराकोरम रेंज। ठीक है, इसे हम काराकोरम रेंज के मानते हैं जियोलॉजिकली। सो यहाँ पे आपको राकापोशी भी आपको दिखाई देगी काराकोरम रेंज के पास में। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द होम ऑफ द ग्लेशियर्स। ये बहुत सारे ग्लेशियर का यहाँ पे एक और है, ये पीक है मशेरब्रुम। ठीक है, इसे होम ऑफ ग्लेशियर भी बोलते हैं काराकोरम रेंज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर है। कौन कौन से? सियाचिन, बाल्तोरो, बायोफो, हिस्पर। सियाचिन जो है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। देखा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। अब इन ग्लेशियर्स को हम देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले ये थी आपकी काराकोरम रेंज, बात आ गई समझ में। काराकोरम रेंज के अंदर से अभी हम इंडस रिवर और बाकी सबको भी देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे है ये काराकोरम रेंज, ठीक है। यहाँ पे है आपका काराकोरम के साथ में ही दैट इज योर K2। ठीक है, K2 आपको यहाँ पे दिखाई देगा काराकोरम रेंज के अंदर, और यहीं पर आपको दिखाई देगा बायाफो। ठीक है, बायाफो क्या है? ग्लेशियर। अभी हमने देखा था बायाफो, हिस्पर, बाल्तोरो, सियाचिन। तो बायाफो यहाँ पर है, हिस्पर इसके ऊपर है, हिस्पर, बाल्तोरो यहाँ पर है, और सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर के पास में यहाँ पे काराकोरम पास भी देखने को मिलेगा, और सियाचिन ग्लेशियर का ही एक एक्सटेंशन है राइमो ग्लेशियर। राइमो ग्लेशियर से श्योक रिवर निकलती है। ये रही भाई श्योक रिवर, ये रही ऐसे करके आती है श्योक रिवर। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात ये है, फिर से देखेंगे नॉर्थ टू साउथ के अंदर सारे ग्लेशियर्स को, हिस्पर, बायाफो, बाल्तोरो, सियाचिन, और सियाचिन का एक्सटेंशन राइमो। ऊपर आपको देखने को मिलेगा काराकोरम पास। वेल डन। ये आपकी कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंजेस के पीक्स के बारे में बताइए। K2, गुशेरब्रुम, राकापोशी, है ना, बीच में मशेरब्रुम भी आ जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हम और देखेंगे। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक रिवर आपको दिखाई देगी, ये रही, आपको इसको हम इसमें थोड़ा ले लेते हैं, है ना, रिवर इंडस रिवर। ये रही सर आपकी इंडस रिवर। इंडस रिवर क्या है? इंडस रिवर इस तरफ से चलना शुरू करती है। ठीक है, ये रही सेकंड रेंज आपकी आती है यहाँ पर, दिस इज योर काराकोरम लद्दाख। ये आपकी लद्दाख वाली रेंज है, दिस इज योर लद्दाख रेंज। ठीक है, देखते हैं लद्दाख रेंज के अंदर आपको क्या दिखाई देगा। लद्दाख रेंज के बाद आपको यहाँ पे कैलाश की रेंज भी दिखाई देगी, ये रही कैलाश रेंज, दिस इज योर लद्दाख रेंज। ये आपकी कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज इज द ऑफशूट ऑफ लद्दाख। यहाँ पर आपको देवसाई माउंटेन भी देखने को मिलेंगी, जो सुरू रिवर की जनक है। अब ये क्या है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से इंडस रिवर निकली भाई, निकली गई चलती यहाँ पर लद्दाख रेंज के सदर्न साइड की तरफ से चलती है। ठीक है, चली नदन साइड की तरफ से राइमो ग्लेशियर से निकलने वाली श्योक रिवर चलती है। चली यहाँ पे खारदुंगला आता है, खारदुंगला के पास से चलती है और आगे चलती है। फिर यहाँ पे नुब्रा जो है, नुब्रा रिवर निकलती है यहाँ पे ग्लेशियर से चलती है। फिर यहाँ से ये ऐसे जा रही है ये, और यहाँ से इंडस रिवर भी चल रही है। दोनों के बीच में लद्दाख रेंज है। लेकिन मजेदार और इंटरेस्टिंग बात क्या देखने को मिलेगी, इधर है देवसाई माउंटेन। देवसाई माउंटेन से भी एक रिवर निकलती है, जो सुरू रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है, उल्टी चलती है। उल्टी रिवर मतलब ये सभी किस तरह चल रही है? ऐसे चल रही है, ये वापस चलती है। तो वापस चलती हुई ये ऐसे आके इंडस रिवर में मर्ज होती है, और फिर आगे इंडस चल के यहाँ पे श्योक रिवर के साथ में मर्ज होती है, और फिर इंडस रिवर आगे बढ़ती है। फिर इंडस रिवर इधर आ जाती है, क्यों, ऊपर से हुंजा रिवर आती है, और इधर से गिलगिट रिवर आती है, और फिर इंडस रिवर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है जी, ये थी बात आपकी इंडस रिवर की। मजेदार बात, देवसाई माउंटेन। यहाँ पे जो श्योक रिवर है, श्योक रिवर को हम डेथ ऑफ लद्दाख के नाम से भी जानते हैं, रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ लद्दाख के अंदर है ये। और बस इतनी सी बात है। ठीक है, एंड नुब्रा रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर, आपको पता ही है। ठीक, तो यहाँ पर जास्कर रेंज, हाँ जास्कर रेंज के अंदर आपको क्या दिखेगा? सो हमने क्या देखा अभी तक यहाँ पर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये आपकी जास्कर रेंज है, दिस इज योर जास्कर रेंज। जास्कर रेंज पे यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? नंगा पर्वत यहाँ पर कहीं दिखाई देगा, ये रहा।
थर्ड है ना, नंगा पर्वत। तो यहाँ पे आपको नंगा पर्वत दिखाई देगा। फोटुला भी इसके अंदर आपको दिखाई देगा, फोटुला इज अ पास, ठीक। फिर चौथी कैलाश रेंज इधर आ जाती है, तिब्बतन प्लेटू के अंदर होती है। इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, करनाली, ये रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट है चारों की चारों, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र तो तुक्का लगा लोगे, करनाली को तुक्का नहीं लगा पाओगे। तो करनाली को याद रखना है, करनाली कैलाश रेंज से निकलती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ठीक है। अब यही हमने फिर से वही मैप बना रखा है, नंगा पर्वत एक तरफ, नामचा बारवा एक तरफ। यहाँ पर आपको दो तरह की रिवर्स भी दिखाई देंगी, एक होती है सुपर इम्पोज्ड रिवर और दूसरा बोलते हैं हम एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड रिवर लगभग एक जैसी होती है। फर्क क्या होता है जी, फर्क ये होता है, अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ फर्क, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया के अंदर पहले रिवर बहती थी इधर से लेकर इधर, ठीक है, ऐसे ये रिवर बहा करती थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कोलोजन होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर मूवमेंट होती है और ये जो लैंड है ये ऊपर उठना शुरू कर जाता है। ये वाला लैंड भी ऊपर उठ जाता है ना, और ये वाला लैंड भी ऊपर उठ जाता है। तो जब ये लैंड ऊपर उठेगा तो ये रिवर इतनी अड़ियल होती है कि यहीं की यहीं रहती है, ठीक है। इवन बिफोर द माउंटेन रोज करता रहता है, ये वहीं की वहीं बना नहीं रहती है। ऐसी कौन सी रिवर है सर, इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। ऐसी यहाँ आपकी इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, ये एंटीसीडेंट रिवर हैं। सुपर इम्पोज्ड रिवर कौन सी होती है, जो कि करंट सरफेस के ऊपर थी और फिर धीरे धीरे उस सरफेस को काटते हुए नीचे तक जाती हैं, ठीक है। रिवर वॉज अबव द करंट सरफेस और फिर जब लैंडस्केप है वो इरोज होता है, फिर हमें वो रीजन दिखाई देता है। इस तरह की रिवर कौन सी है, बना, सुवर्णरेखा, चंबल, दामोदर, ठीक है। तो ये वो हैं जो कि लैंडस्केप को काटकर हमें लैंडस्केप दिखाती हैं। और ये क्या है, ये तो वहां से बह रही थी, एंटीसीडेंट एकदम कड़क रिवर होती है, ठीक। ये बात है। सुपर इम्पोज्ड का मतलब है वो जैसी ऊपर थी वैसे ही जो लैंडस्केप है वो नीचे बनाती हुई चलती है, ठीक है। ये क्या है, अपने आप को फॉलो करती हैं, साथ वाली चीजों को नहीं देखती हैं, ठीक है जी, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड रिवर का परसिस्टेंट पैटर्न होता है, दे मेंटेन देयर इनिशियल ड्रेनेज सिस्टम इवन इफ अंडरलाइटिंग रॉक्स वुड फेवर अ डिफरेंट लाइन वन, ठीक। पर चलो यही बात है। और अभी तक का लेक्चर इतना ही था, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम सेकंड जो लेक्चर है वो हम आगे देखेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में, ठीक है। तो बढ़िया है भाई, आप अपनी जानकारी दीजिए कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।